सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत अलग अलग रियासतों और तहजीबों में बटा हुआ था, जहाँ हर इलाका अपनी ही पहचान, अपनी ही जुबान और अपने ही कानूनों से चलता था। ऐसे में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक मजबूत सल्तनत कायम करना बस एक ख्वाब जैसा था, लेकिन मुगलों ने इसे हकीकत बना दिया। 16th सेंचुरी के आखिर में जब उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाली सदियों में उनकी सल्तनत इतनी बड़ी और ताकतवर हो जाएगी कि 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी बादशाहत में शामिल कर लिया था। मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना तगड़ा था कि उनकी सल्तनत के पतन के बाद भी उसकी बुनियाद बरकरार रही, चाहे वो कानून हो, टैक्स सिस्टम हो या आर्ट और आर्किटेक्चर। मुगल इम्पैक्ट भारत के हर कोने में महसूस किया गया। उनके तरीके बाकी हुक्मरानों से अलग थे और शायद इसी वजह से वो सिर्फ जीत करने नहीं बल्कि एक संगठित हुकूमत चलाने में कामयाब रहे। आज भी भारत के प्रधानमंत्री जब आज़ादी के दिन दिल्ली के लाल किले से भाषण देते हैं तो वो मुगलों की याद दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि मुगल आखिर थे कौन? दरअसल मुगलों का ताल्लुक दो बड़े हुक्मरानों से था। माँ की तरफ से वो मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, जिसने चीन और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की थी। वहीं बाप की तरफ से वो तैमूर के खानदान से थे, जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था। मुगल खुद को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान की यादें सिर्फ तबाही और कत्लेआम से जुड़ी थी, लेकिन वो तैमूर के खानदान से होने पर गर्व महसूस करते थे। बाबर, जिन्होंने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1494 में महज 12 साल की उम्र में फरगना घाटी, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ अपनी हुकूमत संभाली। लेकिन दुश्मनों के हमलों की वजह से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। हुमायूं, जिनका सफ़र मुश्किलों भरा था। 1530 में बाबर की मौत के बाद उनका बेटा हुमायूं बादशाह बना, लेकिन उन्होंने अपने सौतेली भाइयों और अफगानी लीडर शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। 1540 में शेर शाह ने उन्हें हराकर हिंदुस्तान के बाहर निकाल दिया। हुमायूं को ईरान में पनाह लेनी पड़ी, लेकिन 1555 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। हालांकि जल्द ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अकबर, जिन्हें सबसे ताकतवर मुगल बादशाह कहा जाता है, 1556 में हुमायूं के बेटे अकबर ने तख्त संभाली। सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बनने के बावजूद उन्होंने सल्तनत को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया। अकबर ने न सिर्फ फतेहपुर सीकरी जैसे शहर बसाए बल्कि एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार किया। उन्होंने राजपूतों के साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और सुलह कुल यानी सभी के लिए शांति का सिद्धांत अपनाया। जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, जिनके दौर को इंसाफ और फन का दौर कहा जाता है। जहांगीर, जिनका असली नाम सलीम अकबर के बाद गद्दी पर बैठे, वो इंसाफ और फन के शौकीन थे। उन्होंने जंजीर अदल लगवाई ताकि हर कोई सीधा बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। जहांगीर ने मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया और अपनी आत्मकथा बायोग्राफी तुज़ूक जहांगीरी लिखवाई। उनकी बेगम नूर जहां बहुत समझदार थी और सल्तनत के अहम फैसलों में हिस्सा लेती थी। जहांगीर के दौर में अंग्रेज़ों ने भारत में बिजनेस की इजाज़त ली और सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। 1627 में उनकी मौत हुई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से लेकर 1658 तक था, जिनके दौर को तामीर और मोहब्बत का दौर कहा जाता है। शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था, मुगल सल्तनत को शिखर पर पहुंचाया। उनका सबसे बड़ा कारनामा ताजमहल
जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया। उन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद और शालीमार बाग जैसी शानदार इमारतें भी बनवाई। शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान सबसे अमीर सल्तनत थी, लेकिन उनके बेटों के सत्ता संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। औरंगजेब ने उन्हें तख्त से उतारकर आगरा के किले में कैद कर लिया, जहां 1666 में उनकी मौत हो गई। जहांगीर ने इंसाफ और फन को तरजीह दी, जबकि शाहजहां ने बेहतरीन इमारतें बनवाई। दोनों के दौर को मुगल सल्तनत का सुनहरा समय माना जाता है। औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा, जिन्हें एक मेहनती और सख्त बादशाह कहा जाता है। औरंगजेब एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार बादशाह थे। उन्होंने अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जी और बेकार खर्चे अवॉइड किए। उन्होंने शरीयत के कानून लागू किए ताकि कानून और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रहे। मुगल सल्तनत को दक्षिण भारत तक एक्सपैंड किया और उसे सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। वो एक अच्छे फौजी लीडर थे, जिन्होंने मराठों, सिखों और राजपूतों से लड़ाई की। सड़कों, मस्जिदों और सरायों का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिससे ट्रेड और ट्रैवल इजी हुआ। खुद कुरान लिखकर पैसे कमाए ताकि सरकारी खर्चे कम हो सके। टैक्स सिस्टम को और मजबूत बनाया ताकि सल्तनत में पैसे की कमी न हो। लेकिन उनकी सख्त पॉलिसीज और रिलीजियस डिसीजंस की वजह से कई लोग उनके खिलाफ हो गए, जिससे मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। वो एक शायराना मिजाज और सादगी पसंद इंसान थे। उनके ज़माने में मुगलों की ताकत बहुत कम हो चुकी थी और असली हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ में थी। 1857 में जब पहली आज़ादी की जंग हुई तो बागियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, मगर उनके पास न तो पावर थी और न ही कोई मजबूत फौज। अंग्रेज़ों ने बगावत दबा दी और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा, जो कि आज म्यांमार कहा जाता है, वहाँ भेज दिया, जहाँ 1862 में उनकी मौत हो गई। मुगलों की कमजोरी और आपसी झगड़ों का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उनकी ताकत छीन ली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने ऑफिशियली मुगल सल्तनत ख़त्म कर दिया और भारत पर पूरा कंट्रोल कर दिया। बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का सफ़र ख़त्म हो गया और भारत ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत था। सेना में मनसबदारी सिस्टम था, जहां अधिकारियों को मनसब यानी पद दिया जाता था और उन्हें सैलरी के बदले ज़मीन, जागीर दी जाती थी। लेकिन औरंगजेब के दौर तक जागीरों की कमी हो गई, जिससे कर वसूली बढ़ गई और किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। मुगल हुकूमत ने हिंदुस्तान को शानदार आर्किटेक्चर, मिनिएचर पेंटिंग, म्यूजिक और लिटरेचर दिया। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे अजूबे आज भी मुगलों की याद दिलाते हैं। उनके दौर में बिजनेस और खेती दोनों फले फूले, लेकिन ऊंचे टैक्स और कमजोर प्रशासन के चलते 18वीं सेंचुरी तक सल्तनत बिखरने लगी। मुगलों की सल्तनत ने हिंदुस्तान की तारीख पर गहरा असर डाला। भले ही वो कमजोर हो गए, लेकिन उनका प्रशासनिक ढांचा और कल्चरल इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प